दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए सिर को चकरा देने वाली मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी में एक कातिल लड़कियों का गला काटकर उनका शिकार करता है और वहाँ कोई सबूत भी नहीं छोड़ता ताकि वो पकड़ा जाए। फिर पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए अपनी एडी चोटी का जोर लगा देते हैं। अब क्या वे उस कातिल को पकड़ पाएंगे या फिर कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है? ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप इस मूवी को पूरा देखेंगे। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो रात को चेन्नई शहर का राउंड लगा रही थी। तभी उनमें से जो गाड़ी चला रहा था वो अपने सीनियर को कहता है, सर प्लीज आप मेरी ड्यूटी सुबह की लगवा दीजिए, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, बड़ी मुश्किल से लड़की मिली है सर। फिर उसका सीनियर कहता है, तू घड़ी घड़ी रोना बंद कर और अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे। तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। फिर ऐसा ही राम कुमार कहता है, तुम गाड़ी ठीक करो, मैं टंकी खाली करके आता हूँ। फिर जब वो अपनी टंकी खाली करने जाता है तो बिजली के चमकने पर उसे पेड़ों के बीच में एक लाश दिखाई देती है। फिर जब वो पास जाकर देखता है तो उसकी हालत देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर 2 घंटे बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर जॉन आता है। वो कहता है, ना ही फोरेंसिक टीम आई है और ना ही लाइट का इंतजाम हुआ है, मुझे क्या यहाँ पर घास चरने के लिए बुलाया है? फिर ऐसा ही बताता है, सर 3 दिन पहले जो लड़की की लाश मिली थी उसका मर्डर भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। उसके भी इसी लड़की की तरह हाथ बंधे हुए थे और बड़ी ही बेरहमी से गला काटा गया था। ये है प्रकाश, जो कि रात को सुसु करने से भी डरता है। इसको अंधेरे से बहुत डर लगता है, इनफैक्ट हर चीज से डर लगता है। ये बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है, लेकिन फिर भी ये पुलिस वाला बनना चाहता है। फिर कड़ी मेहनत के बाद ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाता है। पुलिस वाला बनने की इसकी खुद की इच्छा नहीं थी, बल्कि ये इसके पापा का सपना था और इसके पुलिस बनने पर इसकी पूरी फैमिली बहुत ही खुश थी। फिर ये अपनी ड्यूटी के पहले दिन डीजीपी महेंद्र नाथन से जाकर मिलता है। फिर वे इसे एक लेटर देते हैं और कहते हैं, तुम जाकर एसपी लोकनाथन को रिपोर्ट करोगे। मेरी नजरों में वो सबसे बेस्ट ऑफिसर है, उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो हमेशा सीरियस रहते हैं, इसलिए तुम हंसता हुआ चेहरा लेकर मत जाना। ये है एसपी लोकनाथन। इन्होंने अपने जूनियर्स को बुलाया तो था लेक्चर देने के लिए, लेकिन फिर ये कहते हैं कि लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे भेजे में कुछ घुसने वाला तो है नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन करो और निकलो यहाँ से। इतने में वहाँ पर प्रकाश भी प्रकट हो जाता है और लोकनाथन को अपनी लेटर देता है। फिर लोकनाथन गुस्से में एडीजीपी के पास जाता है, लेकिन एडीजीपी साहब उसे समझाते हैं कि ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, हमारे डिपार्टमेंट को अच्छे ऑफिसर्स की जरूरत है, उसे मेंटोर करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फिर लोकनाथन कहता है कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तो अपने बलबूते पर पहुंचा हूँ, किसी की उंगली पकड़कर नहीं। फिर एडीजीपी साहब उसे 3 महीने अपने साथ रखने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। फिर वो मान जाता है। तभी एडीजीपी साहब के पास होम डिपार्टमेंट से कॉल आती है और ये कॉल सीरियल किलिंग के बारे में थी। फिर एडीजीपी साहब प्रकाश को अंदर बुलाते हैं और बताते हैं कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करने के लिए लोकनाथन को बुलाया गया है, तुम भी उनके साथ जाओगे। मैं तुम्हारे साथ टेक्निकल असिस्टेंट भी भेज रहा हूँ जो तुम्हें हर तरह के परमिट, परमिशन और वारंट दिलवाने में हेल्प करेगा। फिर बाहर जाकर प्रकाश पूछता है कि केस क्या है सर? फिर लोकनाथन बताता है कि डबल मर्डर का केस है, तुम 2 घंटे में मुझे एयरपोर्ट पर मिलना। फिर चेन्नई एयरपोर्ट पर प्रकाश की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मीना था। फिर उससे बातें करने के चक्कर में प्रकाश उससे उल्टे सीधे सवाल करने लग जाता है। मीना भी समझ जाती है ये उन लोगों में से है जो अक्सर अपनी पहली मुलाकात को बिगाड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर लोकनाथन आता है और कहता है, अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो यहाँ से चलें। फिर प्रकाश समझ जाता है कि मीना ही टेक्निकल असिस्टेंट है। फिर वे त्रिची पहुंच जाते हैं। फिर मारीमुथु नाम का एक हवलदार उन्हें लेने आता है। वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर कमिश्नर साहब इंस्पेक्टर जॉन को ये केस एसपी लोकनाथन को हैंडओवर करने के लिए कहते हैं, क्योंकि होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया था। जॉन इस बात को अपनी बेइज्जती समझता था, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर का पालन करता है। प्रोजेक्टर के जरिए वो एसपी लोकनाथन की टीम को बताता है कि पहली विक्टिम की लाश 10 नवंबर को एक खेत में मिली थी। अभी तक किसी ने भी उस बॉडी को क्लेम नहीं किया है। लड़की के पास बिहार जाने की एक टिकट थी और थोड़े बहुत पैसे भी थे। ये दूसरी विक्टिम मारविका है, उम्र 26 साल। इसकी लाश भी एक जंगल में मिली थी। पहली लाश की तरह इसके भी हाथ बंधे हुए थे और गला काटा गया था। इनके गहनों की चोरी नहीं हुई थी, इसका मतलब लूट के लिए तो इन लड़कियों को नहीं मारा गया था। हमने अच्छे से चेक किया है, इन दोनों लड़कियों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर लोकनाथन कहता है, कोई तो कनेक्शन होगा, बस हमें ही नहीं पता। फिर वो पूछते हैं कि दूसरी विक्टिम को आखिरी बार किसने देखा था? फिर जॉन बताता है कि रात को 9 बजे वो अपनी फ्रेंड के घर से पढ़ाई करके निकली और बोली कि मैं अपने घर जा रही हूँ। फिर लोकनाथन पूछता है कि उसकी फ्रेंड के घर से वारदात की जगह कितनी दूर है? जॉन बताता है करीब 4 किलोमीटर। फिर जॉन पूछता है कि हम इस केस को कैसे अप्रोच करेंगे? फिर लोकनाथन कहता है, हम नहीं मैं, तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे। अगर तुम ही
कुछ कर पाते तो ये केस हमें क्यों मिलता। फिर कार में बैठने के बाद वे हवलदार को मॉर्ग में चलने के लिए कहते हैं। फिर वो मीना को कहते हैं केस फाइल करके डेटाबेस में एंटर कर देना। फिर लोकनाथन से खुलने के लिए प्रकाश उनसे कहता है कि ऐसा ही एक केस 1974 में भी हुआ था अटलांटे में। खूनी को पकड़ने में पूरे 10 साल लग गए थे। अगर वे एक भी एविडेंस मिस कर देते तो ये केस कभी भी सोल्व नहीं हो पाता। काफी दिल दहला देने वाला केस था। इतने में वे मॉर्ग पहुंच जाते हैं। फिर लोकनाथन प्रकाश को बाहर छोड़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर डॉक्टर बताता है कि इसकी मौत 12 नवंबर को रात 11:30 बजे के आसपास हुई है। कातिल ने इसका गला सामने से घोटा है। गला घोटने के लिए स्टील वायर का इस्तेमाल किया गया है। वायर प्रेशर इतना ज्यादा था कि देखने में लगता है कि किसी चाकू से मारा गया है। एक नॉर्मल कदकाठी के इंसान में इतनी फोर्स नहीं हो सकती। उसने बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है कि विक्टिम खूनी को जानती हो, तभी वो इसके साथ आई हो। लोकनाथन कहता है मुझे नहीं लगता। क्या आपको वहाँ पर कोई और सबूत मिले हैं? फिर डॉक्टर बताता है कि मुझे इसके पास से कोई भी फिंगरप्रिंट्स, चाकू, बाल वगैरह कुछ नहीं मिला। बहुत ही सफाई से मर्डर किया गया है। फिर एसपी साहब प्रकाश को अंदर बुलाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं जो कुछ आपने मुझे बताया है वो इन्हें भी बताओ। फिर वो प्रकाश को कहते हैं थोड़ा नजदीक आओ, तभी तो कुछ सीख पाओगे। लेकिन बदबू के कारण प्रकाश का सिर चकरा जाता है और उसे वोमिट आ जाती है। फिर वो बाहर भाग जाता है। तभी लोकनाथन उसके पास जाता है और कहता है कि चेन्नई के लिए यहाँ से फ्लाइट भी जाती है, ट्रेन भी जाती है और बस भी। किसी भी करके यहाँ से निकलो। मैं यहाँ केस सॉल्व करने के लिए आया हूँ, तुम्हें सिखाने के लिए नहीं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं प्रकाश नहीं आ रहा, तुम चलो यहाँ से। लेकिन तभी प्रकाश भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वे अपने होटल जाते हैं। होटल रूम में प्रकाश अपनी सभी किताबें जो वो अपने साथ लेकर आया था टेबल पर लगा देता है और केस की स्टडी करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर लोकनाथन की पीठ पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे घाव थे। फिर लोकनाथन पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? प्रकाश कहता है केस स्टडी कर रहा हूँ सर, शायद कुछ डिटेल्स मिस हो गई हो। फिर लोकनाथन प्रकाश का बेस्ट फायरिंग मेडल देखता है और कहता है ऐसे कितने ही ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक एक भी गोली नहीं चलाई। दरअसल उनमें गोली चलाने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम भी उनमें से एक हो, डरपोक किस्म के, जो लाश को देखकर उल्टी कर देते हो। पहले केस डायरी फिल करना सीखो। फिर मायूस होकर प्रकाश छत पर जाने लगता है। तभी उसे कंपनी देने के लिए मीना भी आ जाती है। फिर छत पर जाकर प्रकाश मीना के आगे अपनी भड़ास निकालता है और कहता है कि मैं कोई एरा गैरा नहीं हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए। शायद उन्हें मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है। मीना कहती है वो ऐसे ही है, मैं पहले भी उनके साथ काम कर चुकी हूँ। जब आप अच्छा काम करोगे तो रिस्पेक्ट भी मिलने लगेगी। फिर मीना से थोड़ी बहुत बातें करके प्रकाश का मूड ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन वे उस जगह जाते हैं जहाँ पर लड़की की लाश मिली थी। लोकनाथन पूछता है किताबें पढ़कर तुम्हें इस केस के बारे में क्या समझ आया? फिर जब प्रकाश किताबी बातें बोलने लगता है तो लोकनाथन उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है कई केसों में हमें फिजिकल एविडेंस नहीं मिलते। फिर ऐसे में हमें वो कातिल क्या सोच रहा था ये जानना जरूरी हो जाता है, जैसे खूनी की इच्छाएं, उसकी वासनाएं, उसका गुस्सा। एक आर्टिस्ट को समझने के लिए उसकी कला को समझना जरूरी होता है, इसलिए खूनी को समझने के लिए उसके मारने के तरीके को समझो। फिर वो प्रकाश को बॉडी की पोजीशन लेने के लिए कहता है और पूछता है कि मैं तुम्हारे बालों से तुम्हारे हाथों को क्यों बांधूंगा? आई कांटेक्ट के लिए। मैं तुम्हें बड़ा दिखता होऊंगा और मुझे तुम छोटे और कमजोर। कातिल का मकसद था उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना। उसे नफरत तो किसी और से थी, लेकिन इस लड़की को मारकर वो अपना गुस्सा शांत कर रहा था। अगर उसे लड़की को मारना ही होता तो पहले ही मार देता, उसे यहाँ सुनसान एरिया में नहीं लेकर आता। वो तो बस उस लड़की को तड़पते हुए देखना चाहता था। फिर वो उस लड़की को सड़ने के लिए छोड़ गया, क्योंकि वो जानता था उस लाश के जरिए कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। वो अपना पूरा काम परफेक्शन से करता है। अब तुम्हें उस खूनी के बारे में पता चल गया है, तुम उसे भीड़ में भी पहचान सकते हो। मैं हर बात तुम्हें इतनी डिटेल से नहीं समझाऊंगा, सो प्लीज मेरे केस के बीच में रोड़ा मत बनना। तभी वहाँ मारी मुथु आकर बताता है कि एक और लड़की की लाश मिली है। फिर वे उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोकनाथन पूछता है फोरेंसिक टीम अभी तक क्यों नहीं पहुंची, जल्दी जाकर पता करो। तभी प्रकाश वहां मौजूद डॉक्टर से थर्मामीटर लेता है और बॉडी के कान में डालकर दिमाग का टेम्परेचर नोट करता है। लोकनाथन पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? प्रकाश बताता है कि जान निकलने के बाद 1 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। इसका कत्ल रात को 10 से 11 के बीच में हुआ है, ऐसा मैंने बुक में पढ़ा था। फिर लोकनाथन कहता है कि मैं कमिश्नर के ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना। तभी एक पुलिस वाला आकर बताता है कि इस लड़की का नाम सयोनी है, इसकी उम्र 26 साल है और कल देर रात इसके माता पिता ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। फिर वो उसके माता पिता से बात करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन रोना पीटना देखकर वो कहता है कि ये उनसे बात करने का सही समय नहीं है। फिर हवलदार कहता है सर आप कहो तो मैं उनसे बात करके आऊं। फिर वो बात करके वापिस आता है और बताता है कि वो लड़की झोपड़पट्टी के बच्चों को पढ़ाया करती थी। कल शाम भी वो उन्हें ही पढ़ाने के लिए निकली थी। वो किसी एनजीओ के अंडर बच्चों को पढ़ाया करती थी। फिर प्रकाश पूछताछ के लिए उस एनजीओ में जाता है।
वहाँ एक लड़की बताती है कल जब वो वापस जाने के लिए निकली तो उसकी स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हुई, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने उसको घर छोड़ने के लिए पूछा लेकिन उसने मना कर दिया। फिर वो अपनी स्कूटी पैदल ही लेकर चली गई। फिर प्रकाश हवलदार को उसकी स्कूटी का नंबर और मॉडल नंबर पता करने के लिए कहता है। फिर वे पास के ही एक मैकेनिक की शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर काम कर रहे लड़के से उस लड़की की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये लड़की कल रात यहाँ आई थी। वो लड़का मना कर देता है। तभी वहाँ से एक कार हटती है जिसके बैक होने पर अजीब सी साउंड बजती है और उसके पीछे उन्हें वो स्कूटी मिल जाती है। फिर वो लड़का कहता है माँ कसम मैं तो यहाँ से शाम 6 बजे ही चला जाता हूँ, शायद मालिक के पास वो लड़की आई हो। फिर वो कॉल करके अपने मालिक को वहाँ पर आने के लिए कहता है। तभी प्रकाश सामने के एक रूम में छानबीन करने के लिए चला जाता है। वहाँ उसे एक राइफल भी मिलती है। तभी कुछ देर बाद वर्कशॉप का मालिक वहाँ आ जाता है। वो बताता है कि उस लड़की की स्कूटी का इंजन बंद पड़ गया था। फिर मैंने उसे कहा कि ये स्कूटी मैं तुम्हें कल ही दे पाऊंगा। तभी प्रकाश पूछता है कि रात को 9 से 12 के बीच तुम क्या कर रहे थे। वो आदमी बताता है मैं जंगल में शिकार खेलने गया था, चाहे तो आप फोरेंसिक ऑफिसर से पूछ सकते हैं, मैं परमिशन लेकर गया था। फिर प्रकाश फोरेंसिक ऑफिसर से पता करवाता है ये आदमी सच बोल रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं लोकनाथन कमिश्नर साहब से फोर्स की डिमांड करता है। कमिश्नर साहब पूछते हैं कि ये जाने बिना कि तुम इतनी फोर्स का क्या करोगे, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता। फिर लोकनाथन कहता है अगर हम रिएक्ट ही करते रहे तो खूनी को कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, हमें एंटिसिपेट करना होगा, हमें एविडेंस से ज्यादा खूनी के मोटिव के बारे में जानना होगा। जब हमें पता ही नहीं होगा कि खूनी ने मर्डर क्यों किया है तो हम इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू करेंगे। सीरियल किलिंग चैन स्नैचिंग से बिल्कुल सिमिलर है। जैसे चैन स्नैचर बूढ़ी औरतों को अपना निशाना बनाते हैं ताकि वो पीछे ना भाग पाए, इसी तरह सीरियल किलर ज्यादातर जवान लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं, जैसा कि इस केस में है। और मेरा अंदाजा है किलर 45 से 50 की उम्र के बीच में होगा। हर 3 दिन में एक मर्डर और अब तक 3 मर्डर हुए हैं। कल चौथे मर्डर की संभावना है। जरूरी नहीं वो किलर 3 दिन में एक ही मर्डर करे, हो सकता है वो एक दिन में 3 मर्डर कर दे। हमें अलर्ट रहना होगा। वो आज रात भी शिकार पर जा सकता है, इसलिए कहीं भी पुलिस चेक पोस्ट बैरिकेड्स नहीं होने चाहिए। पब्लिक से इंटरेक्ट करते वक्त किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए तुम पुलिस वाले हो। किसी पर भी शक हो तो उसे रोकना नहीं है, फौरन मुझे बताओ। हम एक साइकोपैथ सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं। अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो वो किलर मर्डर करता ही रहेगा। तभी रात को एक लड़की अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाती है और किडनैप हो जाती है। फिर मीना लोकनाथन के पास फोन करके बताती है कि सर एक लड़की की किडनैपिंग की रिपोर्ट आई है। फिर वो उस लड़की के घर के नजदीक जो जंगल पड़ता था चेकिंग के लिए वहां जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि हर बार की तरह वो किलर उस लड़की को जंगल में ही लेकर जाएगा। फिर वहां जाकर लोकनाथन सभी को अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट करने के लिए कहता है और वायरलेस की आवाज भी धीमी करने के लिए कहता है। फिर वे सभी उस जंगल की तलाशी शुरू कर देते हैं। तभी कुछ देर बाद लोकनाथन के पास मीना का दोबारा फोन आता है। मीना बताती है कि वो लड़की अपने घर पर बिना बताए किसी फ्रेंड के घर पर चली गई थी, अभी वो वापस लौट आई है। तभी वायरलेस के जरिए उनके पास एक इंफॉर्मेशन आती है जिसमें एक पुलिस वाला बताता है कि हमें एक लड़की की लाश मिली है। फिर लोकनाथन अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंच जाता है और उस लड़की को देखने लगता है। तभी मारीमुथु रोने लगता है और कहता है सर अभी अभी मेरी बीवी का फोन आया है, उसने बताया है कि मेरी बेटी घर से गायब है। सर प्लीज आप उस लड़की के अंगूठे को देखिए, मेरी बेटी के अंगूठे के नीचे एक तिल था, कहीं ये मेरी बेटी तो नहीं। फिर प्रकाश उस लड़की का हाथ चेक करता है और बताता है ये आपकी ही बेटी है। ये बात सुनकर मारीमुथु फूट फूट कर रोने लगता है। वो कातिल बड़ा ही शातिर था क्योंकि अब उसने पुलिस वालों की ही फैमिली पर हाथ डालना शुरू कर दिया था। फिर अगले दिन सुबह प्रकाश लोकनाथन से पूछता है कि क्या आपने कभी इस तरह का केस पहले भी कभी देखा है। फिर लोकनाथन कहता है कि हम इस केस के पहले खून को क्यों देख रहे हैं, जबकि हमें तो इस खूनी के पहले खून का पता लगाना चाहिए। फिर वो मीना के पास फोन करके कहता है जल्दी से चेक करो पहले भी कभी इस तरह के मर्डर हुए हैं या नहीं, केस चाहे सोल्व हो या अनसोल्व कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उस खूनी के पहले मर्डर की छानबीन शुरू हो जाती है। सुबह से शाम की मेहनत के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी प्रकाश कहता है सर मैंने ऐसा किसी बुक में पढ़ा था कि ऐसे केस में खूनी 20 से 30 साल के बाद फिर से खून करना चालू कर देता है। फिर लोकनाथन कहता है इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। खून करके जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, हो सकता है वो उसे किसी और चीज से मिलना शुरू हो गया हो और जब वो कारण नहीं रहता तो कातिल खून करना फिर से शुरू कर देता है। अब कातिल को ढूंढने के लिए हमें 20 से 30 साल पीछे जाना होगा। फिर वो पुरानी फाइलों को फरोलते हैं। तभी प्रकाश को कुछ लड़कियों की फाइलें मिलती है जो बिल्कुल सेम इसी तरीके से मारी गई थी। ये मर्डर 1973 से लेकर 79 के बीच हुए थे। फिर प्रकाश ये फाइल्स लेकर लोकनाथन के पास जाता है और बताता है कि 6 साल में 9 मर्डर हुए थे, सारे के सारे सेम तरीके से। ये सभी खून अलग अलग जगह पर किए गए। आखिरी खून 1979 में हुआ, उसके बाद इस तरीके से कोई भी खून नहीं हुए। उस समय कातिल की उम्र 20 से 25 साल रही होगी और जिसको उसने मारा था उनकी उम्र 45 से 50 साल और अब उसकी उम्र करीब 50 साल होगी और जिनको वो मार रहा है उनकी उम्र 20 से 25 साल, जैसा कि आपने बताया था। उन सभी केसेस में ध्यान देने
करने वाली बात यह है कि जब वे मर्डर हुए तो उस समय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक ही था, इंस्पेक्टर सेबेस्टियन। फिर लोकनाथन कहता है कि उन केसेस को फिर से चेक करो, किन किन लोगों ने इन केसेस में काम किया है। तभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रकाश को सभी बॉडीज में एक चीज की समानता दिखती है और वो था गले के साइड में पड़ा हुआ निशान। फिर वो डॉक्टर से जाकर पूछता है कि ये गले पर उभरा हुआ निशान किस चीज का है। डॉक्टर बताते हैं कि इसे प्रेशर पॉइंट अटैक कहते हैं। सही जगह पर मारा जाए तो आदमी बेहोश भी हो सकता है, लेकिन इसका असर ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट रहता है। फिर प्रकाश पूछता है कि 30 साल पहले एक आम इंसान को इसके बारे में कहां से पता चल सकता है। डॉक्टर कहता है किताबों से। दूसरी तरफ एसपी लोकनाथन इंस्पेक्टर सेबेस्टियन के घर जाते हैं ताकि उन केस से रिलेटेड कुछ पूछताछ कर सके। फिर पूछने पर पता चलता है कि उनको गुजरे तो कई साल हो गए। फिर लोकनाथन पूछता है आप कौन है। वो बताता है मैं उनका बेटा कैनेडी हूँ। फिर लोकनाथन कहता है मैं उनसे काफी समय पहले मिला था, फिर मैं दुबई सेटल हो गया, अब मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया हुआ था, मैंने सोचा सर से मिलता चलूं। दूसरी तरफ प्रकाश अभी भी इस केस को सोल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी बातें करने के दौरान लोकनाथन को पता चलता है कि इस बंदे को एक प्रॉब्लम है, इसे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, जैसे कि जो चीज जहाँ है उसे कोई छेड़े ना, या फिर एक कप जैसे पड़ा है दूसरा कप भी बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर में रखना। फिर लोकनाथन पूछता है आपके घर में इतनी सारी फोटोग्राफ क्यों है। कैनेडी बताता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ। फिर जब लोकनाथन देखने के लिए एक फोटो उठाता है तो कैनेडी कहता है प्लीज इसको जहाँ से उठाया है वहीं पर रख दो। फिर लोकनाथन उस तस्वीर को वापस रख देता है और खड़ा होकर बाकी की तस्वीरें देखने लगता है। तभी कैनेडी चुपके से उठता है और उस तस्वीर को साफ करने लगता है। उसको देखकर लोकनाथन उसकी मानसिकता को समझ जाता है। फिर वो उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है। कैनेडी बताता है कि मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है। फिर लोकनाथन उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। कैनेडी बताता है कि उनका 3 महीने पहले देहांत हो गया है। पूछने पर वो बताता है कि हमारी शादी 1979 में हुई थी। फिर लोकनाथन को याद आता है कि आखिरी खून भी 1979 में ही हुआ था। उसके बाद से मर्डर होने बंद हो गए थे। फिर जब उसकी वाइफ का देहांत हुआ तब से मर्डर होने दोबारा शुरू हो गए। दूसरी तरफ प्रकाश अभी भी इस केस की पुरानी फाइलों में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। तभी उसको कोई क्लू मिल जाता है और फिर वो अपना फोन निकालकर लोकनाथन के पास कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ जब लोकनाथन कैनेडी के घर से जाने लगता है तो कैनेडी कहता है कि मुझे आपकी हरकतों से आप पुलिस वाले लगते हो, जाते जाते गेट बंद कर देना। फिर गेट बंद करने के बाद वो अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है जो कि काफी देर से वाइब्रेट कर रहा था। फिर जब वो फोन उठाता है तो प्रकाश बताता है कि जिस आदमी की हमको तलाश है उसका नाम कैनेडी है। लोकनाथन कहता है मैं जानता हूँ और मैं अभी उसी से बात कर रहा था, हमें हमारा सस्पेक्ट मिल गया है। फिर वो ये सब बातें जाकर कमिश्नर को बताता है। कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए हमें उसके घर पर चेकिंग करने का वारंट नहीं मिल सकता। फिर लोकनाथन कहता है कि वारंट तो मुझे भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बंदा इतनी सफाई से मर्डर करता हो वो अपने घर में कोई भी सबूत नहीं रखेगा। वहाँ से निकलते समय मैंने गौर किया था कि उसके साथ वाला घर किराए के लिए खाली है। अब हम वहाँ से उसके ऊपर नजर रखेंगे। जब वो वहाँ से बाहर निकलेगा तो हमारा आदमी हमें खबर करेगा। फिर पेट्रोल टीम उसका पीछा करेगी और उस पर नजर रखेगी। फिर हमारी दूसरी टीम चुपके से उसके घर में घुस जाएगी और उसकी तलाशी लेगी। अब हमें ऐसा बंदा चाहिए होगा जो पुलिस वाला ना दिखता हो। इतने में वहाँ पर प्रकाश प्रकट हो जाता है। फिर सब लोग उसको ही मोहरा बनाकर कैनेडी के पड़ोस में शिफ्ट कर देते हैं। सामान शिफ्ट करते समय कैनेडी उसके पास आता है और पूछता है क्या तुम यहाँ के नए किराएदार हो। प्रकाश कहता है हाँ। तभी कैनेडी का फोन बजता है और वो बात करता करता वहाँ से चला जाता है। फिर रात को प्रकाश लोकनाथन को बताता है कि खाना खाने के बाद उसका एक ही रूटीन है, अपने रूम की सफाई करना। फिर लोकनाथन कहता है चौकन्ने रहना, वो कभी भी घर से बाहर निकल सकता है। तभी प्रकाश को पड़ोस के ही एक घर में से लड़ाई झगड़े की आवाज आती है। प्रकाश देखता है एक छोटा लड़का अपने माँ बाप के झगड़े से डर रहा था, इसलिए वो घर के बाहर अपने कान बंद करके बैठा था। फिर जब प्रकाश वापस दूसरी विंडो पर जाता है तो देखता है कैनेडी अपनी कार लेकर घर से निकल रहा है। फिर वो वायरलेस के जरिए लोकनाथन को बताता है कि कैनेडी घर से निकल गया है और वो पेट्रोल व्हीकल की तरफ गया है। पेट्रोल व्हीकल पर उस समय जिसकी ड्यूटी थी वो अपनी वाइफ के साथ गप्पे लड़ा रहा था। लोकनाथन वॉकी टॉकी पर चीखता रहता है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। तभी दूसरा पुलिस वाला जो कि बाथरूम करने गया था वहाँ पर आता है और जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहता है, लेकिन अब उनकी कार ही स्टार्ट नहीं होती। फिर कैनेडी उनकी आंखों के सामने से ही निकल जाता है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तभी प्रकाश लोकनाथन से उसके घर में जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन लोकनाथन कहता है कि पेट्रोलिंग वालों ने गड़बड़ कर दी है। अब हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ गया है और कितनी देर में वापस लौटेगा। फिर 3 घंटे बाद कैनेडी की गाड़ी को ट्रेस कर लिया जाता है और ये खबर लोकनाथन को दी जाती है। फिर लोकनाथन वहाँ के एसआई को उसके पीछे जाने को कहता है। फिर एसआई लोकनाथन को फोन करके बताता है कि जिस गाड़ी को आप ढूंढ रहे थे वो गाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी है। फिर लोकनाथन कहता है कि तुम जाकर उससे पूछताछ करो कि वो कहां से आया है, डरो मत, मैं उसकी गाड़ी के पीछे ही खड़ा हूं। फिर वहां जाकर वो पुलिस वाला कैनेडी से पूछता है तुम कहां से आ रहे हो। कैनेडी बताता है कि मैं कावेरी सिनेमा में फिल्म देखने गया था।
फिर पुलिस वाला उससे टिकट मांगता है। कैनेडी उसे टिकट दिखा देता है। फिर वो पुलिस वाला उसे कार की डिग्गी खोलने के लिए कहता है। डिग्गी में कुछ भी नहीं था। फिर वो लोगनाथन को बताता है, सर रिपोर्ट एकदम ओके है। फिर लोगनाथन कहता है कि ये भी हो सकता है इसने फिल्म देखी ही ना हो। अगर तुमने वो फिल्म देखी है तो तुम उससे कोई ऐसा सवाल करो जिससे तुम्हें पता चल जाए कि उसने फिल्म देखी है या नहीं। फिर वो पुलिस वाला कैनेडी से पूछता है, आपको फाइट सीन कैसे लगे? मुझे तो बहुत मस्त लगे, एंड में तो एकदम जबरदस्त फाइट थी। फिर जब वो बूढ़ा सोच में पड़ जाता है तो पुलिस वाला अपनी गन पर हाथ रख लेता है, लेकिन तभी वो कहता है कि फिल्म में तो एक भी फाइट सीन नहीं था। फिर लोगनाथन ऑर्डर देता है कि इसको जाने दो। फिर उसके जाने के बाद पुलिस वाला कहता है, सर इसने फिल्म देखी है। लेकिन लोगनाथन कहता है ये जरूरी नहीं इसने ये फिल्म आज ही देखी हो। फिर वो प्रकाश के पास फोन करके कहता है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तुम जल्दी से उसके घर की तलाशी लो। जब वो घर के पास आएगा तो मैं तुम्हें अलर्ट कर दूंगा। फिर प्रकाश चुपके से उसके घर के अंदर घुस जाता है और घर की बारीकी से छानबीन करने लगता है। लोगनाथन उस समय कैनेडी का पीछा कर रहा था। फिर प्रकाश के हाथ कुछ बक्से लगते हैं जिनके अंदर वीसीआर की कुछ कैसेट्स और कुछ पुरानी तस्वीरें थी, जिसमें उसके बाप सेबेस्टियन की तस्वीर थी। तभी उसके पास लोगनाथन का फोन आता है। वो कहता है, प्रकाश जल्दी से निकलो। लेकिन प्रकाश जल्दी से निकल नहीं सकता था क्योंकि उस समय वहाँ पर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था। इतने में कैनेडी अपने घर वापस आ जाता है। फिर प्रकाश वे सभी बॉक्स को वापस जोड़कर जब वहाँ से निकलने लगता है तो उसे वहाँ पर एक रूम नजर आता है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। लेकिन प्रकाश के पास तो वो रूम चेक करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। तभी कैनेडी वो दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस जाता है। प्रकाश मेन गेट के पीछे छिप जाता है और मौका देखकर चुपके से बाहर भाग जाता है। फिर बाहर जाकर वो दीवार के पीछे छिप जाता है और पकड़े जाने से बच जाता है। फिर वो लोगनाथन को फोन करके बताता है, मुझे उसके घर में कुछ भी नहीं मिला। तभी अगले दिन पुलिस वालों को फिर से एक लाश मिलती है। ये लाश भी एक लड़की की थी जिसको गला घोटकर ही मारा गया था। तभी एक पुलिस वाला आकर बताता है कि खूनी पकड़ा गया। फिर मीना बताती है कि क्राइम सीन से कुछ ही दूरी पर एक नाका लगा हुआ था जहां उस खूनी को पकड़ा गया। विक्टिम के गहने भी उसके पास थे और फिंगरप्रिंट्स भी मैच करते थे। उसने जुर्म कबूल कर लिया है। फिर मीना बताती है कि सर अब हमसे ये केस वापस ले लिया गया है और वापस चेन्नई जाने के ऑर्डर मिले हैं। फिर अगले दिन न्यूज आती है कि उस किलर ने आत्महत्या कर ली है। ये न्यूज कैनेडी भी सुन रहा था। फिर वो उस किलर के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। तभी प्रकाश गुस्से में लोगनाथन के पास जाता है और कहता है कि हम ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे। फिर लोगनाथन कहता है कि मैंने एडीजीपी से बात कर ली है, मैं नहीं जा रहा, तुम अकेले वापस जाओगे। लेकिन प्रकाश कहता है, सर मेरी जॉब जाती है तो जाए, मैं आपके साथ रहूंगा, अब किसी और का खून नहीं होना चाहिए। फिर रात को वे दोबारा कैनेडी के घर के बाहर पहरा देते हैं। लोगनाथन कहता है कि मुझे तुम पर प्राउड है, तुमने ये जानते हुए भी कि नौकरी जा सकती है यहाँ रुकने का फैसला किया। कोई और होता तो अब तक वापस जा चुका होता। डरना कायरता नहीं है, लेकिन जो डर के भागता है वो कायर है। जब वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो कैनेडी अपनी कार में घर से बाहर निकल जाता है। फिर वे दोनों उसका पीछा करते हैं। कैनेडी सुपरमार्केट के बाहर जाकर अपनी कार को रोक देता है और कार से उतर के अंदर चला जाता है। फिर लोगनाथन कुछ खरीदने के बहाने प्रकाश को भी अंदर भेज देता है। अंदर जाकर वो आसपास कैनेडी की तलाश करता है, लेकिन तभी कैनेडी उसे पकड़ लेता है और पूछता है, क्या ढूंढ रहे हो? प्रकाश कहता है, मैं डिनर के लिए कुछ लेने आया था। फिर कैनेडी कहता है, आज का डिनर तुम मेरे साथ करोगे। प्रकाश कहता है, सर आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? लेकिन कैनेडी कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं अकेले कैसे सेलिब्रेट करूं? तुम मेरे साथ डिनर करोगे तो मुझे खुशी होगी। फिर वो प्रकाश को अपने साथ अपने घर ले जाने लगता है। लोगनाथन उनको देखकर दंग रह जाता है। फिर वो भी उनके पीछे पीछे अपनी कार लगा लेता है और उसके घर के बाहर जाकर प्रकाश का वेट करता है। जब प्रकाश कैनेडी के घर के अंदर जाता है तो कैनेडी उसे दरवाजा बंद करके लॉक करने के लिए कहता है। इतने में ही प्रकाश की फट जाती है। फिर कैनेडी प्रकाश को सब्जियां छीलने के लिए देता है और खुद किचन में जाकर डिनर की तैयारी करता है। फिर वो प्रकाश से कटी हुई सब्जियां लेने आता है और कहता है कि बस 15 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। तभी प्रकाश कहता है, सर मुझे टॉयलेट जाना है। कैनेडी कहता है, टॉयलेट पीछे है। फिर प्रकाश टॉयलेट जाते समय वो रूम देख लेता है जिस पर कल रात लॉक लगा हुआ था। फिर टॉयलेट में जाकर वो नल चालू कर देता है और चुपके से उस रूम की तलाशी लेने जाता है। उस रूम में चारों तरफ रेड लाइट्स लगी हुई थी। फिर प्रकाश उस रूम की छानबीन करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक विक्टिम की फोटो मिलती है जिसका मर्डर 1979 में हुआ था। तभी पीछे से कैनेडी आ जाता है। वो प्रकाश के हाथ में विक्टिम की फोटो देख लेता है। अब इससे पहले कि प्रकाश कुछ कर पाता, वो प्रकाश का गला पकड़ लेता है। इतने में घर की बेल बजती है। फिर कैनेडी प्रकाश के प्रेशर पॉइंट पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो बाहर जाकर देखता है
बाहर लोकनाथन आया था। लोकनाथन कहता है क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ या फिर घर में कोई और है? कैनेडी कहता है घर में कोई नहीं है। तभी घर के अंदर से थोड़ा सा शोर होता है। फिर कैनेडी कहता है तुम कल आना और दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन लोकनाथन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर वो कैनेडी को लेकर प्रकाश के पास जाता है। प्रकाश अब होश में आ चुका था। फिर वो कैनेडी को हथकड़ियां लगाता है और लोकनाथन को बताता है कि ये फोटो मुझे तस्वीर के पीछे से मिली है। फिर लोकनाथन दीवार पर लगी हुई फोटो को हटाकर देखता है और उसके पीछे उसे 8 और लड़कियों की फोटो मिलती है जिनका कत्ल कैनेडी ने ही किया था। फिर लोकनाथन उस पर गन तान के पूछता है इन सभी फोटोज में कौन है, लेकिन तभी कैनेडी का फोन बजने लगता है। फिर कैनेडी कहता है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे बेटे के साथ बात कर लेने दो, वरना उसे टेंशन होने लगेगी। फिर वो अपने बेटे का हालचाल पूछता है और अपना बताता है। फिर फोन काटने के बाद लोकनाथन उसे कहता है अब सब कुछ बक दे। फिर कैनेडी बताता है कि उन सभी औरतों की मौत मेरे पापा की वजह से हुई थी। हर छोटी छोटी गलतियों पर मुझे मार पड़ती थी। मेरे पापा को सब कुछ परफेक्ट चाहिए था। वो मुझसे घर का सारा काम करवाते थे। वो मेरे नाखून भी तब तक कटवाते थे जब तक खून ना निकल आए। अगर मैं उनके आने से पहले सो जाता तो भी वे मुझे मारते थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने पापा की उम्मीदों पर कभी भी खरा उतर नहीं पाया। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि पता नहीं कब और क्यों मार पड़ने लगे। फिर मैं हमेशा घर से बाहर रहने लगा। एक दिन मैं जंगल में बैठकर बीड़ी पी रहा था, तभी मेरी स्कूल टीचर ने मुझे देख लिया। फिर मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप मेरे पापा को कुछ मत बताना, लेकिन मैडम तो मानने को तैयार ही नहीं थी। अगर मेरे पापा को इस बारे में पता चल जाता कि मैं स्कूल मिस करके जंगल में बैठकर बीड़ी पीता हूँ तो वो मुझे मार ही देते। फिर मैंने ना चाहते हुए भी उस टीचर को मार डाला। मैं बहुत डर गया था। फिर जो मैंने किया उसके लिए ईश्वर से माफी मांगी। मैंने जिस पत्थर से टीचर को मारा था उस पत्थर को मैंने अपने घर में ही छुपा दिया था। पुलिस मुझसे पूछताछ करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे पापा ने उन्हें बाहर भगा दिया। उस कत्ल का ना ही किसी को रीजन पता था और ना ही किसी के पास कोई सबूत था, इसलिए वो मामला दब गया। फिर अगले दिन मैंने उस पत्थर को कुएं में फेंक दिया। अब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था। मुझे किताबें पढ़ना और फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। कुछ दिन तक सब कुछ बढ़िया चलता रहा, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे मारना छोड़ दिया था, क्योंकि वो उस टीचर वाले केस में उलझ गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से मारना चालू कर दिया। अब मेरे पापा के लिए मेरे मन में गुस्सा और भी बढ़ रहा था, इसलिए मैं रातों को सो नहीं पाता था। मुझे जब भी गुस्सा आता था मैं रैंडमली किसी औरत को मार देता था ताकि मेरा गुस्सा शांत हो जाए। मेरा उन औरतों के साथ कोई भी लिंक नहीं होता था और ना ही मेरे खिलाफ कोई सबूत, इसलिए मेरे पापा कभी भी मुझे पकड़ नहीं पाए। इन कत्लों के कारण मेरे पापा हमेशा केस में उलझे रहते थे और मैं चैन से सोता था। मेरे बाबा मुझे कभी भी सताते, मैं तभी किसी औरत का कल्याण कर देता था। हर मर्डर से मैं कुछ न कुछ सीखता था। तभी मैंने प्रेशर पॉइंट के बारे में जानना सीखा, जहां मारने से कोई भी बेहोश हो सकता है। फिर मैंने इस ट्रिक को यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन मासूम लोगों को मारने का गिल्ट मुझे खाए जा रहा था। लेकिन मेरे पापा से बचने का मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मेरे बाबा ये सब नहीं सह पाए, इसलिए उन्होंने अपनी बदली करवा ली, लेकिन खुद नहीं बदले। मैंने कई बार उनको मारने के बारे में सोचा, लेकिन नहीं मार पाया। फिर एक दिन ऊपर वाले ने खुद ही उनको अपने पास बुला लिया। अब तुम्हें पता चला मैं क्यों मर्डर करता था? ये बात सुनकर लोकनाथन उसको खूब पीटता है। फिर प्रकाश कहता है सर ये सारी की सारी फोटोज 30 साल पहले की है। अगर ये अपने पापा से तंग आकर मर्डर करता था तो अब जो मौतें हुई हैं वे क्यों हुई हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी कैनेडी पूछता है कि तुम लोगों ने जिसको पकड़ा था क्या वो कातिल नहीं था? मैंने तो सोचा कि उसने गिल्ट में आकर आत्महत्या कर ली है। फिर प्रकाश कहता है सर ये वो कातिल नहीं है। फिर लोकनाथन कॉमेडी को पीटने लगता है और पूछता है बता तू किसकी बात कर रहा है, वरना मैं सारी बातें तेरे बेटे को बता दूंगा। कैनेडी कहता है मैं नहीं चाहता मेरा बेटा ये सब कुछ देखे, इसलिए तुम मुझे मार डालो, लेकिन उसको एक्सीडेंट जैसा लगना चाहिए। फिर लोकनाथन कहता है तो बोल वो कौन है? फिर कैनेडी बताता है कि 2 महीने पहले जब मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आया तो मुझे अपने घर में कुछ ठीक नहीं लगा। फिर एक लंबे चौड़े आदमी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और बताया कि मैंने बचपन में जिस निर्मला को मारा था वो उसी के घर में काम किया करती थी। उस आदमी ने मुझे निर्मला को मारते हुए देख लिया था। फिर उसने मेरे बारे में पता किया कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने निर्मला को मारा था वो समझ गया था कि ये मेरा ना तो पहला मर्डर था और ना ही आखिरी। अब वो 30 साल बाद मेरे पास आया और बोला कि ये मुझे भी सीखना है। उसने बताया कि अब तक वो मेरे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे ये सब सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अब पड़ गई है। वो जानना चाहता था कि कैसे मैं अब तक पकड़ा नहीं गया। फिर मैंने उसे प्रेशर पॉइंट पर मारने की ट्रिक बताई। फिर कुछ दिन बाद उसने किसी को मार डाला। मैंने ये काम बंद किया क्योंकि मेरे पास इसकी वजह थी, लेकिन वो अलग है। वो आदमी शैतान है। फिर लोकनाथन पूछता है कि वो आदमी हमें कहाँ मिलेगा? फिर कैनेडी बताता है कि मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ उसकी आवाज सुनी है। अगर देख लेता तो सबसे पहले मैं ही उसे मार डालता। फिर वो कैनेडी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी कैनेडी बताता है कि मैंने उनकी कार देखी है,
ग्रे कलर की स्टीम। रिवर्स करने पर उसकी अजीब सी आवाज आती है, जैसे बच्चों के खेलने की बंदूक हो। तभी प्रकाश को याद आता है कि ऐसी ही कार उसने पहले कहीं देखी है, लेकिन तभी कैनेडी खुद को छुड़ा लेता है और अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेता है। फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस बारे में मेरे बेटे को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना कोई फर्क नहीं रह जाएगा मेरे बाबा और मुझ में। तभी उन दोनों को वहाँ से गैस की बदबू आती है और वे दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर कुछ ही सेकंड के बाद वहाँ पर विस्फोट हो जाता है और कैनेडी मर जाता है। फिर प्रकाश बताता है, सर मैंने वो कार देखी है। वो कार एक मोटे और भद्दे दिखने वाले अध्यापक की थी, जिसका नाम मुथु सेल्वन था। वो अपनी बीवी का सताया हुआ था। उसकी बीवी बात बात पर उसे ताने देती थी और खाना खाते समय उसे गैंडा कहकर बुलाती थी। उसे अपनी बीवी पर गुस्सा तो आता था, लेकिन उसकी बीवी उसे पुलिस की धमकी देती थी, इसलिए वो चुप रहता था। उसकी बीवी उसके सामने ही उसके किराएदार के साथ मुंह काला किया करती थी, लेकिन वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ प्रकाश उस गैरेज वाले के पास जाता है जहां उसने वो ग्रे कार देखी थी। फिर वे उसे अपने साथ बिठाकर उस ग्रे स्टीम के मालिक के पास जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वे उसके घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाने पर प्रकाश को उन विक्टिम्स की फोटो मिलती है जो कुछ दिन पहले ही मारी गई थी। उन्हें वहां पर कुछ और लड़कियों की भी आईडी वगैरह मिलती है, लेकिन मुथु नहीं मिलता, क्योंकि वो तो अपने अगले शिकार पर निकल चुका था। तभी प्रकाश को वहां पर एक कॉफी शॉप के बिल्स मिलते हैं जहां वो अक्सर जाया करता था। फिर वे दोनों उस कॉफी शॉप के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में लोकनाथन गौर करता है कि उसने जितनी भी लड़कियों को मारा है उन सबके गाल पर डिंपल थे, बिल्कुल उसकी पत्नी के जैसे। तभी प्रकाश कहता है कि अगर उनकी परवरिश सही ढंग से हुई होती तो ये कभी भी क्रिमिनल नहीं बनते। फिर लोकनाथन कहता है, जरूरी नहीं, बचपन में मार पड़े तो इंसान क्रिमिनल ही बनता है, कभी कभी पुलिस वाला भी बन जाता है। ये बात सुनकर प्रकाश को लोकनाथन की पीठ के घाव याद आ जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये खुद की बात कर रहे हैं। फिर वे उस कॉफी शॉप में जाकर मुथु की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुमने इसे देखा है। वो लड़का बताता है कि ये तो हर रोज यहाँ आते हैं, यहाँ आकर ये कॉफी और केक खाते हैं। ये हमेशा उस टेबल पर बैठते हैं और बाहर ही देखते रहते हैं। फिर जब वे विंडो से बाहर देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक सेलिब्रिटी का पोस्टर नजर आता है और उसके गाल पर भी डिंपल था। फिर लोकनाथन प्रकाश को कहता है, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं अभी अंदर होकर आता हूँ। फिर रिसेप्शन पर जाकर वो उस सिंगर का रूम नंबर पता करता है और वहाँ जाने लगता है। उस सिंगर के रूम का दरवाजा खुला था। फिर लोकनाथन जब रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि सिंगर बिल्कुल सही सलामत है। इतने में मुथु भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। उसे नहीं पता था लोकनाथन पहले से ही वहाँ पहुँच गया है। तभी उस सिंगर के रूम की बेल बजती है। फिर लोकनाथन दरवाजा खोलने के लिए जाता है और देखता है दरवाजे पर वेटर खड़ा है। मुथु उस समय मीना के रूम के बाहर खड़ा था, जो कि किसी दूसरे होटल में रुकी हुई थी। फिर वो उसके आगे बीमार होने का नाटक करता है और कहता है, प्लीज मेरी कार में से मेरा इनहेलर ला कर दो। फिर मीना उसके कार की चाबी लेती है और इनहेलर लेने के लिए चली जाती है। तभी वो सिंगर बताती है कि मैं तो आज सुबह ही यहाँ आई हूँ और आप कह रहे हैं कि वो किलर पिछले 2 दिन से मेरे पर नजर रखे है। फिर लोकनाथन जल्दी से वहाँ से निकलता है और ये बात प्रकाश को भी बता देता है। फिर प्रकाश रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और दूसरी चेयर पर बैठकर देखता है कि वहाँ से कौन सा होटल दिखाई देता है। फिर वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर बैठकर कृष्णा पार्क होटल को देखा करता था, जहाँ पर मीना रुकी हुई थी। फिर वो तुरंत वहाँ से भागता है और मीना को कॉल करके बताता है कि खूनी तुम्हारे आसपास ही होगा, शायद उसका टारगेट तुम हो सकती हो। इतने में मुथु वहाँ पर आ जाता है और मीना को किडनैप कर लेता है। तभी प्रकाश को उस कार के रिवर्स होने की आवाज आती है और फिर वो उसके पीछे भागता है, लेकिन वो कार वहाँ से निकल जाती है। इतने में लोकनाथन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर प्रकाश उसको कार का पीछा करने के लिए कहता है। वे लोग काफी दूर तक उसका पीछा करते हैं, लेकिन रास्ते में धूल ही इतनी उड़ रही थी कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कार कहाँ गई। तभी मुथु मीना को लेकर एक सुनसान से एरिया में चला जाता है और वहाँ ले जाकर उसे खंबे के साथ बांध देता है। फिर वो उसे होश में लाने के लिए उसके पांव पर अपना वजन डालता है। फिर मीना दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी मुथु को किसी के आने की आहट होती है, लेकिन वो छुप जाता है। इतने में प्रकाश और लोकनाथन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। प्रकाश मीना को खोलने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि मुथु लोकनाथन के पीछे ही खड़ा है। अब इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाता, मुथु लोकनाथन की पीठ में चाकू मार देता है और फिर वो उसके प्रेशर पॉइंट पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। प्रकाश डर के मारे उसके पास भी नहीं जाता, क्योंकि उसको लड़ाई से डर लगता था। फिर जब मुथु वहाँ से चला जाता है तो वो लोकनाथन के पास आता है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मीना वहाँ से गायब हो गई है। फिर वो अपनी गन निकालता है
और मीना को बचाने के लिए जाता है। तभी मुथुस्वामी उसके ऊपर हमला कर देता है। वो प्रकाश को बहुत पीटता है और उसकी गन छीनकर उसके ऊपर ही गोली चला देता है, लेकिन एक गोली चलने के बाद गन लॉक हो जाती है। फिर प्रकाश उसके ऊपर पत्थर से वार करता है और मुथु भी उस गन को उसके ऊपर फेंक देता है। फिर प्रकाश उस गन को कैच कर लेता है और मैगजीन निकालकर उसे दोबारा डालता है, जिससे वो गन ठीक हो जाती है। फिर वो सेल्फ डिफेंस में गंजे मुथुस्वामी को ठोक देता है और उसकी मौत के साथ ही ये केस सॉल्व हो जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में थे तो मीना प्रकाश को अपना पहला केस सॉल्व करने के लिए बधाई देती है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और पूछता है कि एसपी लोकनाथन के साथ कोई है क्या। प्रकाश कहता है जी बोलिए, मैं हूँ। फिर डॉक्टर कहता है हद है यार, कैसे झेलते हो तुम उनको, एकदम अड़ियल किस्म का आदमी है। ये लो दवाइयाँ और दे देना उनको और बोल देना कि 2-3 दिन बेड से उठने की जरूरत नहीं है। फिर जब प्रकाश उन दवाइयों को चेक कर रहा था तो लोकनाथन उसके पास आता है और कहता है चलो यहाँ से। फिर वे कैनेडी के साथ वाले मकान में से प्रकाश का सामान लेने जाते हैं। तभी प्रकाश गौर करता है कि उनके पड़ोस में फिर से मियाँ बीबी का झगड़ा हो रहा है और उनका बच्चा बाहर बैठा रो रहा है। फिर प्रकाश उसके पास जाता है और उसे अपना MP3 प्लेयर देता है। प्रकाश कहता है तुम गाने सुनो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो घर के अंदर जाकर उसके माँ बाप को समझाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उस बच्चे की माँ बाहर आती है और अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। ये सब देखकर लोकनाथन का दिल भर आता है। फिर वो कार में बैठकर प्रकाश से पूछता है क्या बोले तुम अंदर जाकर। प्रकाश कहता है कि मैंने कहा कि अगर आप लोग परवरिश अच्छी करेंगे तो हमें कभी किसी खूनी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। फिर लोकनाथन कहता है कि जल्दी चलो, हमें एक नया केस मिला है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है आपको ये मूवी पसंद आई होगी और अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और प्लीज अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम ऐसी ही बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और धमाकेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।